गुड मॉर्निंग द्विवेदी जी, गुड मॉर्निंग टू ऑल व्यूअर्स, थैंक यू। मैम, टैरिफ तनाव हो रहा है, क्वार्टर 3 के नतीजे आ रहे हैं, एफआईएस बिकवाली कर रही है, ग्रीनलैंड को लेकर लगातार यूरोप और यूएस के बीच टकराव हो रहा है। दिशा कैसे तय होगी बाजार की, क्योंकि तमाम ट्रिगर्स आते हुए नजर आ रहे हैं। आज का थंबनेल भी है हमारा कि आज तय यस, होगी बाजार की दिशा। जिस तरह से मैम हम लोग देख रहे हैं तमाम चीजें, चीन के जीडीपी के आंकड़े भी जारी होंगे, तो इन फंडामेंटल्स को कैसे देखते हैं, इन फैक्टर्स को कैसे देखते हैं ओवरऑल, और मार्केट को कैसे एनालिसिस कर रहे हैं आप? देखिए दो तीन चीजें। एक चीज हम ऐसे देखेंगे एज एन इकोनॉमी, एज अ कंट्री हमारे ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रही है। दूसरा हम ये देखेंगे कि एक्चुअली दिशा ग्लोबल मार्केट्स की जा किधर रही है, यू नो। और आज का फिर इंट्राडे का क्या व्यू है, फिर स्विंग का क्या व्यू है, ये सब चीजें हम लोग शॉर्ट में ही डिस्कस जरूर कर लेते हैं आज। तो क्योंकि हफ्ते का पहला दिन है तो पूरे मार्केट के भाव को, भावनाओं को, दोनों को समझना जरूरी है। सो देखिए, मेरी तैयारी अभी भी मैं उस चीज पर इंटैक्टेड हूँ जो मैंने पिछले हफ्ते बोला था कि 25,100 के आसपास निफ्टी की तैयारी है। और आपको जो ट्रेड प्लान करना चाहिए, सेल ऑन राइज के ट्रेड को आप प्लान कर सकते हैं। ये तो हो गया एक प्राइस वाइज व्यू कि प्राइस में क्या लग रहा है। और आज का जो सेशन है वो 25,700 के पिछले सेशन में लगभग हम क्लोज हुए हैं। एंड एग्जैक्टली ब्रिजी वहीं से रेजिस्टेंस लिया, जो रेंज बताई थी कि 25,800 से 850 से 900 की रेंज जो है सेल ऑन राइज वाला व्यू बन सकता है। एग्जैक्टली हुआ भी वही। अब आगे के लिए हम ये ट्रेड प्लान कर सकते हैं कि 25,100 के आसपास, यानी सेल ऑन राइज के ट्रेड को बेरिश व्यू के साथ में हेज ट्रेड्स प्लान किए जा सकते हैं फॉर एक हफ्ता, अगले इस पूरे हफ्ते के लिए। या फिर ऐसे कह ले कि इस मंथली क्लोजिंग एक्सपायरी, इस मंथली एक्सपायरी पॉइंट ऑफ व्यू से। नाउ ये क्यों ऐसा सेलिंग वाला व्यू हम क्यों लेकर के चल रहे हैं? देखिए, जो बातें आप लोगों ने अभी ऑलरेडी बताई है कि मार्केट की एक्सपेंसिवनेस तो है ही, साथ में एक बात आपने अभी बोली कि चाइना का जो डेटा आया है। अब ये प्रॉब्लम तो सबके लिए थी, वर्ल्ड वाइड, हमारे लिए भी है, बाकी कंट्रीज के लिए भी, चाहे वो एशियन कंट्रीज हो, यूरोपियन कंट्रीज हो, है ना, सबके लिए था कंसर्न। लेकिन इस मुश्किल भरी मार्केट में भी, जहां पर टैरिफ्स का इतना बड़ा कंसर्न आपके सामने रखा था, एक पहाड़ जैसी प्रॉब्लम जैसा, उसके बावजूद भी चाइना जीत गया, राइट। सो इट्स ऑल लाइक कि आप अपने आप को कितना मजबूत करने की कोशिश करते हैं। अभी इसके लिए हमको थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। चाइना ने अपने आप को फंडामेंटली एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की हमेशा कोशिश की, और उसका इम्पैक्ट उसको ये मिल रहा है कि आज के डेट में भी उसका ये पोजीशन है कि अगर आप कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग बना रहे हो तो आप लीड कर सकते हो, आप चीजों को कहीं ना कहीं अपने हद तक बचा सकते हो, आपके अंदर प्राइसिंग पावर डेवलप हो जाती है। आई होप जो लोग समझ पा रहे हैं, मैंने बहुत लेमैन की भाषा में समझाने की कोशिश की है। तो अब पूरी अराउंड द वर्ल्ड सभी का फोकस जो रहने वाला है वो इसी पर रहेगा कि हम जो भी प्रोडक्ट हमारे यहाँ पर बनते हैं हम उसको ओन कर सके। प्रोडक्ट डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की हर कंट्री कोशिश करेगी। अब बहुत सारी चीजें हमको ये भी पता है कि जितने भी ये टैरिफ्स लग रहे हैं, इन टैरिफ के असर पर, चलिए हमने ये मान लिया कि चाइना के ऊपर या इंडिया के ऊपर टैरिफ है वो घटा दे। लेकिन अब एक नया इन्होंने बात बोला है, मतलब एक यूएस ने, कि जो ग्रीनलैंड को सपोर्ट करेंगे हमारे डिसीजन में, उनके ऊपर ठीक ठाक हमारा रवैया होगा, लेकिन जो अपोज करेंगे हमारे डिसीजन को, उनके ऊपर एक्स्ट्रा टैरिफ होगा। अब सामने से यू नो दूसरी कंट्रीज आ गई हैं, एज अ नाटो को भी अगर देखें तो अगेंस्ट आ गया है ऑलमोस्ट, अगर आप कहें तो ये जो ओवरऑल कंडीशंस है, ये एक स्टेबिलिटी नहीं दर्शाती। ये मार्केट में एक बड़े रिफॉर्म्स को, बड़े चेंजेस को, पावर के ट्रांजिशन को दर्शाती है। आने वाले समय में बहुत पॉसिबिलिटीज है कि जो डोमिनेंस है, ये जो पावर का ट्रांजिशन है, उसका ट्रांसफॉर्मेशन, इसका स्थानांतरण जिसको बोलते हैं ना, ट्रांजिशन, हम देख पाएंगे। तो फिलहाल भारत की पोजीशनिंग मुझे तो ऐसी लगती है एज एन कंट्री कि अगर हम वेट एंड वॉच वाली अप्रोच में भी रहें तो ये इनफ नहीं होगा। हमें भी जो हमारे कोर सेक्टर्स हैं उनको उनको इम्प्रूव करने पर हमारा ध्यान रहेगा। एंड आई कैन सी कि इस साल गवर्नमेंट की तरफ से कुछ बड़े अनाउंसमेंट्स एनर्जी पैक्ट को लेकर के, एनर्जी सेगमेंट को लेकर के, और जो आपका माइनिंग है, इनको लेकर के आने चाहिए। एंड वी गोना इट्स जस्ट वेट एंड वॉच। माइनिंग के ऊपर गवर्नमेंट के कुछ बड़े अनाउंसमेंट्स आ सकते हैं इस साल में। सो फिलहाल मार्केट की एक दिशा है जो हम अनसर्टेनिटी को एक्सपेक्ट कर सकते हैं, पावर ट्रांजिशन को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब बात आती है हमारी मार्केट के इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, तो क्या जो एफआईआईज हमारी मार्केट से पैसा बाहर भेज रहे हैं, क्या वो कंटिन्यू रहेगा? यस। साल 2026 इज नॉट फॉर
हमारे इस पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा नहीं लग रहा है मुझे अभी भी। 2 साल पहले भी, ये 2 साल से लगातार ये बात मैं बोल रही हूँ। लास्ट 2 years वर दी हाईएस्ट जिसमें एफआईआईज की सेलिंग रही है, अच्छा खासा फंड निकाल रहा है, और 26 भी वैसा ही कुछ रहेगा। इसके 2 मेजर बड़े ट्रिगर मुझे लगते हैं। हमारी करेंसी 91 के पार मुझे लगता है जनवरी में भी चली जाएगी, एंड इट इज गोइंग टू बी अ न्यू नॉर्मल कि 90 के ऊपर स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर कोई ये नहीं कह रहा है कि इसको 60-65 तक लाते हैं। नो, पीपल आर टॉकिंग लाइक कि चलो 90 के ऊपर भी स्टेबल रहे। सो दैट मीन्स कि डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी इज गोइंग टू बी परसिस्टेंट, वो रहेगा वहां पर। तो इसकी वजह से आउटफ्लो कंटिन्यू रहेगा। नाउ इसको जो फ्यूलिंग करेगी, एक और चीज जो बिल्कुल सबको समझ में आना चाहिए कि जो दूसरी कंट्रीज हैं वहां पर बॉन्ड ज्यादा मिल रहा है। बॉन्ड यील्ड अगर कुछ कंट्रीज में ज्यादा मिल रहा है, चाहे वो मैक्सिको हो, रशिया हो, तो लोगों का रुझान उधर रहेगा। ब्राजील की मार्केट हो, वहां पर रुझान रहेगा। तो बॉन्ड यील्ड इज अ काइंड ऑफ अ सेफ इन्वेस्टमेंट, राइट। और अगर आपको 10% से 12% के बीच में बॉन्ड यील्ड मिल रहा है तो उधर झुकान बहुत जायज है। तो हमारी मार्केट में बॉन्ड यील्ड का एक थोड़ा सा रहेगा कि वहां पर थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट आप देख सकते हैं, लेकिन एक्सपेंसिवनेस इज बीइंग एक्सपीरियंस्ड इन मार्केट। सेम सिचुएशन होने के बाद भी दूसरी कंट्रीज जीत जा रही है, और हम कहीं ना कहीं थोड़ा सा डेप्रिशिएट तो कर ही रहे हैं, और उन चीजों को देख नहीं, एनकैश नहीं कर पा रहे हैं। तो एफआईआईज का आउटफ्लो कंटिन्यू रहेगा, डेप्रिसिएटिंग इन रुपी कंटिन्यू रहेगा। अब उसके बाद जो मार्केट थोड़ी बहुत संभलेगी, सुस्त चलेंगे बोल सकते हैं, संभलेगी तो नहीं बोल सकते। वो जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल पैसा म्यूचुअल फंड्स के थ्रू, सिप्स के थ्रू आ रहा है, उससे मार्केट थोड़ा बहुत साइडवेज मूवमेंट में जा सकती है। बहुत बड़ा डिप तो नहीं आएगा, लेकिन ये ओवरऑल मार्केट की स्ट्रक्चरिंग हम देख सकते हैं। तो अगले हफ्ते के हिसाब से 25-100 की तैयारी है इस मंथली क्लोजिंग के हिसाब से, एक बार कम से कम, एंड सलोराइज का व्यू। जी बिल्कुल। जिस तरह से टैरिफ तनाव बढ़ता हुआ दिख रहा है, उम्मीद थी कि इस साल भारत और यूएस के बीच टैरिफ डील हो जाएगी, लेकिन जो अनसर्टेनिटी का माहौल क्रिएटेड है वो बहुत कम चांस नजर आ रहा है। यही मेरी भी राय है। मैम, रिजल्ट से शुरुआत करते हैं। बहुत सारे नतीजे आए, दर्शकों के भी कमेंट आ रहे हैं कि उन स्टॉक्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। यस बैंक से शुरुआत करेंगे। नेट प्रॉफिट अगर देख रहे हैं तो 55% अप है, और नेट इंटरेस्ट देखा जाए तो यहाँ पर 11% अप दिखाई दे रहा है। नतीजे अच्छे खासे हैं। मैम, कैसे देखते हैं स्टॉक को? अगर इसके शेयर की बात की जाए तो पिछले 6 महीने में 16% चढ़ चुका है, पिछले 1 महीने में देखा जाए तो 8%, और लास्ट सेशन में भी अगर हम लोग देखें तो तकरीबन 2% चढ़ चुका है। 23 का भाव है। क्या राय रहेगी शेयर को लेकर, और रिजल्ट्स को कैसे देखते हैं आप? ये रिजल्ट पॉजिटिव है, और यस बैंक से कोई इतने अच्छे रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन नहीं कर रहा था, बट आई वाज वन ऑफ देम। मुझे लग रहा था कि इस बार कुछ, क्योंकि प्राइस जो है ना ब्रिज जी, पहले रिएक्ट करता है, वो इंडिकेशन देता है आपको कुछ खराब होने वाला है या कुछ अच्छा होने वाला है। एंड यस बैंक में आप लोगों के प्लेटफॉर्म पर, मतलब बोनस में भी यस बैंक को अभी रिसेंट, इससे पहले तो खैर 19 रुपए 18 रुपए के आसपास तो बाय करवाया ही था, वापस से 22 रुपए पर पिछले हफ्ते भी बाय कराया है, और अभी ये 23 रुपए 50 पैसे के आसपास गया, विच इज क्लोज टू 6%। तो जो लोग बोनस में रेगुलरली देख रहे हैं, आई होप वो लोग प्रॉफिट में होंगे। बट अभी के लिए जो फर्दर टारगेट्स हैं, इसमें अभी भी जो एक टारगेट मैंने आप लोगों को बताया था कि 24 रुपए 50 पैसे एक पहला टारगेट है, जिसके लिए आराम से 22 रुपए पर खरीदी वाले जो लोग हैं वो आराम से 24 रुपए 50 पैसे का वेट कर सकते हैं। दैट व्यू इज स्टिल इंटैक्टेड, दिस इज अ स्विंग ट्रेड। अब इसके बाद भी मुझे अच्छे से याद है, व्यूअर्स को भी याद होगा कि मैंने इसमें 24 रुपए वाली रेंज जब सजेस्ट की थी, वहां से ये भी बताया था कि जून से पहले 28 रुपए तक जा सकता है। तो वो व्यू अभी भी इंटैक्टेड है। अगर आप इन स्टॉक में अपना पोजीशन बना करके रखे हैं तो होल्ड करिए। स्टॉप लॉस को चाहे तो इस बार थोड़ा सा ट्रेल कर लीजिए, जो कि 21 रुपए 70 पैसे इनफ है। तो आज अगर फ्रेश मार्केट में आप बाइंग करना चाह रहे हैं, फ्रेश बाइंग आज के मार्केट में, तो फ्लैट खुले तो ही बाय करिए। अगर ये आपको कहीं 24 रुपए 50 पैसे के ऊपर जाता हुआ दिख रहा है ओपनिंग के टाइम पर ही, तो फिर रुक जाइएगा, एक्सपेंसिव बाइंग हो जाएगी अदरवाइज। तो बाइंग का अगर व्यू बना रहे हैं तो 23 रुपए 50 पैसे के आसपास ही होना चाहिए, इससे महंगा नहीं। और स्टॉप लॉस 21 रुपए 70 पैसे। पहला टारगेट जो अब यहाँ से और रहता है 24.50, एंड सीधा फिर आप 27 रुपए से 28 का वेट कर सकते हैं अगर आप जून तक होल्डिंग का प्लान करें। तो ये इस तरह का व्यू इसमें अभी भी पॉजिटिव है। जी बिल्कुल, यस बैंक को लेकर काफी पॉजिटिव है मैम, उसके अकॉर्डिंग आप लोग देख सकते हैं। अब रिलायंस इंडस्ट्रीज पर बातचीत कर लेते हैं, उसके भी नतीजे आए हैं। अगर रिलायंस इंडस्ट्री की बात की जाए तो नेट प्रॉफिट जो है 1% है, रेवेन्यू 10% मिला हुआ है। अगर इसके अलावा रिलायंस सेगमेंट को देखा जाए, ऑयल टू केमिकल क्वार्टरली जो रेवेन्यू है
8.4% रहा है और एबिटा देखा जाए 14% के अराउंड रहा है। और रिलायंस ऑयल एंड गैस सेगमेंट को देखा जाए तो इसके भी क्वार्टरली रेवेन्यू जो है 8.4% रहे और एबिटा जो है 12.7% देखने को मिला है। जियो प्लेटफॉर्म की बात की जाए तो क्वार्टरली जो रेवेन्यू है 12% के अराउंड रहा है। मैम ओवरऑल कैसे देखते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज के नतीजे को? रिलायंस के रिजल्ट देखिए अच्छे थे। हालांकि मुझे लग रहा था कि ऑयल वाले सेगमेंट में से जो रिजल्ट है वो और बेटर आने चाहिए थे। लेकिन उसमें एक्सपेक्टेशन थी क्योंकि जितने भी ऑयल और मार्केटिंग वाली जो कंपनीज हैं, रिफाइनरी वाली कंपनीज हैं, उनके मार्जिन बड़े थे पिछले समय में, राइट। बट इन्होंने जो पोस्ट किया है वो थोड़ा पोस्ट किया है तो किया है जो ब्लैक एंड व्हाइट है वो ब्लैक एंड व्हाइट है। लेकिन आई वाज एक्सपेक्टिंग कि इसमें अच्छा कुछ और डेटा आना चाहिए था परसेंटेज। इन एंड ऑल जो डेटा है हर लेग से, हर जो इनके बिजनेस मॉडल्स है, प्रॉफिटेबिलिटी दिखाई है, सो विच इज अ गुड थिंग। एंड जिस तरह से एक एक लेग का प्रॉफिट इस बार बड़े अच्छे से डिस्क्राइब करके कमेंट्रीज आई है, इससे एक और चीज के इंसाइट मिलते हैं द्विवेदी जी कि बहुत जल्द है कि ये अपने अलग अलग जो बिजनेसेस है उनको डीमर्ज करके, अब लिस्टिंग कब होगी, 26 में होगी कि 27 में होगी, आई कांट से, बट डीमर्जिंग प्रोसेस इज अपकमिंग, दैट आई कैन सेंस एज ऑफ नाउ। So this is the time though people who are very interested in value unlocking in Reliance Industries, तो वो इस समय धीरे धीरे सिप करना अपना शुरू कर सकते हैं। एज डेटा ठीक है, रिजल्ट ठीक है, और भी अच्छे हो सकते थे। आई वाज एक्सपेक्टिंग लिटिल मोर बेटर रिजल्ट फ्रॉम दी ऑयल एंड रिफाइनरी, लेकिन ठीक है चलो। बट अब यहाँ पर जो एक प्राइस वाइज की हम खरीदे क्या, डेटा को कैसे देखें, तो एट मैक्स आपकी जो एक रेंज समझते हैं 1400 से लेकर के 1470 is the accumulation zone for investors who are willing to hold this stock for mid term, and अगर आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड करना चाहते हैं तो ये एक जो रेंज है ये एक अच्छी बाइंग जोन है। आप यहाँ पर धीरे धीरे करके खरीदारी शुरू कर सकते हैं। नाउ आज की डेट में ये उसी रेंज में है जो हम डिस्कस कर रहे हैं, तो यू विल हैव इनफ टाइम, 2-4 दिन का टाइम मिलेगा। अगर आप बाद में भी देखेंगे इस वीडियो को तो भी आपके पास में 1400 से लेकर के 1470 की जो रेंज है ये बाइंग जोन ही रहेगा, राइट जी। एंड फ्रॉम देयर जो स्टॉप लॉस है 1525 से लेकर के, पहला टारगेट 1525 से लेकर के, आई वुड सजेस्ट कि आप इसको इस बार अगर आप मिड टर्म थोड़ा सा एक्सटेंड कर सकते हैं अपने दायरे को इन्वेस्टिंग के, तो आप 1700 के लिए भी वेट करिएगा। ये पॉसिबल टारगेट्स हैं जो रिलायंस में आपको दिख जाएंगे। एंड अलोंग विद दैट जो वैल्यू अनलॉकिंग की बात की है वो इंपैक्टेड है जो सीरियस इन्वेस्टर्स हैं, क्योंकि वो मिलेगा उन्हीं को जो इसमें बने रहेंगे उन पर्टिकुलर डेट्स पर। अब वो डेट अभी तक डिस्क्लोज नहीं हुई है, तो जो इन्वेस्टर्स हैं उसको इसका बेनिफिट मिल जाएगा। सो रिलायंस इज समथिंग दैट यू कैन बाय एंड होल्ड फॉर कपल ऑफ क्वार्टर्स। तो अभी के प्राइस में भी आप इसको बाय कर सकते हैं। जी मैम, अब बैंक, बहुत सारे बैंक के नतीजे आए हैं तो दर्शकों के भी सवाल आ रहे हैं, लगातार कमेंट आ रहे हैं कि एचडीएफसी पर भी राय जानना जी, एचडीएफसी बैंक पर भी आपसे राय जानना चाहेंगे। नेट प्रॉफिट जो है 11.5% का रहा है, नेट इंटरेस्ट देखा जाए यहाँ पर 6.4% का रहा है। कैसे देखते हैं इसके नतीजों को, शेयर को लेकर क्या आ रहा है स्पेशली इन्वेस्टर्स के लिए? नतीजे अच्छे हैं और अगर एक लीडिंग बैंक उस चीज को नींव रख दे तो ओवरऑल सेक्टर में मोमेंटम पॉजिटिव बनता है। और वैसे भी फाइनेंशियल और बैंकिंग सेक्टर के जो रिजल्ट्स है बेटर आ रहे हैं। तो अगर आज की डेट में हमको एचडीएफसी बैंक कल क्लोज हुआ था 931 के आसपास, यहाँ से मैक्सिमम एक जोन समझ लेते हैं 905 से 930 बाइंग जोन है। यहाँ पर आप धीरे धीरे करके बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं फॉर द टारगेट्स मिनिमम 960 एंड कम से कम इसमें दूसरा टारगेट 1000 का बन सकता है। व्यू जो लेकर चलना है 2 मंथ्स का लेकर चलना है इन स्विंग टारगेट्स के लिए। वैसे भी एचडीएफसी बैंक इज अ क्वालिटी स्टॉक, इट कैन बी कीप इन पोर्टफोलियो ऑल्सो। जी, रही बात स्टॉप लॉस, तो आप 880 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलिए। ओके, ये एचडीएफसी बैंक को लेकर मैम की राय है। अब आईसीआईसीआई बैंक पर भी बातचीत कर लेते हैं। नतीजे आ चुके हैं Q3 के, 4% डाउन रहा है नेट प्रॉफिट, लेकिन यहाँ पर जो नेट इंटरेस्ट इनकम है वो 8% अपसाइड देखने को मिला है। क्या राय है, कैसे देखते हैं इसको आप? देखिए आज हो सकता है कि आईसीआईसीआई बैंक डेटा ठीक है लेकिन बाजी यहाँ पर इस बार एचडीएफसी बैंक ने कर लिया है, बट जो एनआईआई है वो बेटर है। वो एक दिखा रहा है कि ठीक है थोड़ा सा रिलीफ है। इनफैक्ट जो अभी जो पिछले जो लोन रेट कट्स हुए हैं उसका इम्पैक्ट ग्रेजुअली हमको दिखेगा, बट कासा पे इम्पैक्ट आएगा उसका, नेगेटिव इम्पैक्ट। वेल अभी के लिए आईसीआईसीआई बैंक अगर आज की डेट में हमको 1390 पर मिले, आज कल परसों जब भी, तो बाय कर सकते हैं विद अ स्टॉप लॉस एट
1330 यानी 1330 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके 1460, 1460 एंड 1500 ये दो टारगेट्स के लिए हम इसको देख सकते हैं। और इसके लिए जो समय डिसाइड करना चाहिए वो मैक्सिमम 3 मंथ का, यानी मार्च से पहले तक ये भाव आने चाहिए। जी बिल्कुल, आईसीआईसीआई बैंक को लेकर ये राय निकल कर आ रही है। अगला बैंक है यूको बैंक, उस पर आपसे राय जानना चाहेंगे। नतीजे अच्छे खासे हैं, नेट प्रॉफिट 16% अप है। यहाँ पर नेट इंटरेस्ट इनकम देखा जाए तो 11% से ज्यादा का रहा है। कैसे देख रहे हैं इसको नतीजों, इसके शेयर को कैसे देखते हैं आप? देखिए, शेयर प्राइस वाइज ठीक है, और जो नतीजे दिए गए हैं, अगर हम एक दो बैंक को छोड़ दें तो बाकी बैंक्स के जो नतीजे जो अभी तक आए हैं ठीक ठाक हैं, एवरेजिंग। तो उस चीज को लेकर के एक पॉजिटिव बायस, इस बार की जो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है ना वो अच्छी है 15%, तो ठीक ठाक है। और रही बात कि हम बाइंग करें कि नहीं करें, तो एक चीज का कंसर्न आएगा, ये बैंक जो है अभी अपने सेक्टर से दुगना एक्सपेंसिव है। यानी सेक्टर अगर बैंकिंग देखेंगे तो 8 से 9 मल्टीपल्स पर चल रहा है और ये 15 के मल्टीपल्स पर अभी आ गया है। सो थोड़ा बहुत आप इसमें एक बाइंग व्यू जरूर लें, दैट मींस एक्सपोजर लिमिट करें और एक अपसाइड की मूवमेंट रेंज को ज्यादा एक्सपेक्ट करें। तो करंटली ये 29 रुपए 66 पैसे के आसपास आया है अभी 28.50 से लेकर के 29 रुपए के आसपास बायेबल है। तो यहाँ पर आप बाइंग का व्यू लेकर के कम से कम 32 रुपए 50 पैसे का एक पहला टारगेट एंड दूसरा टारगेट लगभग 35 का आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और ये जो हम रेंज की बात कर रहे हैं, ये रेंज लगभग यहाँ पर 20% की है। तो व्यू जो है आपका 6 महीने कम से कम होना चाहिए। जल्दी टारगेट मिले तो निकल जाइए, लेकिन 6 महीने का दायरा मानकर चलें। स्टॉप लॉस जो मेंटेन करना है, हमें 27 रुपए का स्ट्रेट स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। जी मैम, अडानी पावर को लेकर बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। उत्तरेश जी हैं और तमाम दर्शक हैं, पूछ रहे हैं कि क्या किया जाए, इसमें क्या राय रहेगी, क्या कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी दिख रही है क्या अडानी पावर में? यस, बाइंग अपॉर्चुनिटी तो है, बट नॉट फॉर ट्रेडर्स। ट्रेडर्स अगर इसको लेंगे, क्योंकि ये ट्रेडर्स के हैंडल होने वाला स्टॉक नहीं है। वाई आई एम सेइंग दिस, स्टॉक में जो एक रेंज होती है ना, किसी स्टॉक का एक नेचर होता है। एचडीएफसी कम रेंज में ट्रेड करता है, रिलायंस कम रेंज में ट्रेड करता है। बट जब आप अडानी पावर, अडानी ग्रुप की बात कर रहे हो, तो इट्स अ वॉलेटाइल नेचर ग्रुप नहीं, स्टॉक्स। हाँ। तो यहाँ से आराम से आप, अगर आप 145 के आसपास 140 पर अगर आप बाइंग व्यू ले रहे हो, तो आपको ये जरूर समझना है कि 130 125 तक भी ये स्लाइड हो सकता है। आर यू कंफर्टेबल टू एड सम एट दैट पॉइंट? अगर आप ये कर सकते हैं, देन रेस्ट एश्योर, आई मीन एश्योर तो नहीं बोल सकते, बट जस्ट मिनिमम एक्सपेक्टेशन जो हम यहाँ पर रख सकते हैं, 165 रुपए का पहला टारगेट एंड लगभग 200 रुपए का दूसरा टारगेट। और ये भी जो व्यू है वो 9 मंथ से कम का ही है, मतलब ये पहले भी हो सकता है 9 मंथ से। तो अगर आप आज थोड़ा बहुत बाय करें तो मान के चले कि 125 तक भी ये थोड़ा बहुत आए तो आपको एडिशन करना पड़ेगा। आई एम नॉट सेइंग कि आएगा ही, बट देयर इज अ प्रोबेबिलिटी, थोड़ा बहुत तो है। तो अगर 125 के आसपास आए, थोड़ा सा एडिशन करने का गुंजाइश रखें, और खरीदने लायक स्टॉक है, ट्रेडिंग के लिए नहीं है, इन्वेस्टमेंट मिड टर्म वाला है, 2-4 दिन वाला स्टॉक नहीं है ये। जी जी बिल्कुल। अगला सवाल जो है मैम आइनॉक्स विंड को लेकर है, क्या इसमें खरीदारी करना ठीक रहेगा? 111 के करीब की क्लोजिंग रही है, 113 का भाव पे क्लोज हुआ है मार्केट। आइनॉक्स विंड में मुझे लगता है कि इस बार एक बार अटेम्प्ट तो करना चाहिए। 113 के आसपास आया है एंड मोस्ट लाइकली आज की मार्केट मुझे नहीं लगता कि 107 के नीचे आएगी इन एनी वेज। तो अगर ये 113 107 पर आज के दिन में है, तो इसमें एक बाइंग व्यू, लॉन्ग व्यू ले सकते हैं विद अ मिनिमम एक्सपेक्टेड टारगेट 125 एंड लगभग 145। तो और जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है ब्रिज जी, इसमें छोटा स्टॉप लॉस मेंटेन करें 99 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन करके ये दो टारगेट्स के लिए इस बार इसमें एक अटेम्प्ट करना चाहिए। और ये स्विंग ट्रेड के टारगेट्स हैं, जब भी हिट हो जाए तो निकल भी जाइएगा। जी बिल्कुल। ये आइनॉक्स विंड को लेकर मैम की राय है। मैम, भारत कुकिंग कोल आईपीओ का भी बातचीत कर लेते हैं, आज लिस्टिंग होंगे। yes. बीसीसीएल में हमने देखा भी था, जबरदस्त रिस्पांस भी आया था। आप यहाँ की आईपीओ सब्सक्रिप्शन की बात है तो 147 गुना सब्सक्राइब हुआ था, 9 जनवरी को ओपन हुआ था ये आईपीओ। अच्छी खासी अगर देखा जाए अच्छे प्रीमियम के साथ लिस्टिंग होने की उम्मीद भी जताई जा रही है। ये इस पर आपसे राय लूंगा। साथ ही एक सवाल भी आया इसी को लेकर, थर्ड करके एक यूजर आईडी, उनका सवाल है बीसीसीएल आईपीओ कोल इंडिया दोनों में से बेटर क्या है स्विंग ट्रेड के लिए 4-5 दिन के लिहाज से? 4-5 दिन के लिहाज से कोल इंडिया बेटर है, क्योंकि बीसीसीएल में लिस्टिंग ही जो है वो अच्छी खासी लिस्टिंग, इट इज गोइंग टू बी अबव 30 एंड क्लोज टू 60% के आसपास की लिस्टिंग होगी।
तो आपका स्टॉप लॉस आप कहीं डिफाइन नहीं कर सकते। आपने इन्वेस्टमेंट नहीं बोला है, यू सेड स्विंग ट्रेड। तो स्विंग ट्रेड के हिसाब से यू नीड समथिंग जहां पर आपका रिस्क छोटा हो, एंड दैट इज कोल इंडिया। तो कोल इंडिया आप चाहे तो आज की मार्केट अगर आपको मौका दे 125 से 130 का, अगर आपको मौका दे बाइंग करने के लिए जोन में, तो आप वहां पर बाइंग के बारे में देख सकते हैं विद स्टॉप लॉस, सॉरी 425 से 430 से 425 की रेंज में अगर आपको कोल इंडिया आज की डेट में मौका दे खरीदारी का, तो आप खरीदारी कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस एट 395 विद मिनिमम एक्सपेक्टेड टारगेट 455 एंड 480। तो इन दो टारगेट्स के लिए आप इसको देख सकते हैं, क्योंकि इसमें रिस्क डिफाइंड है। बीसीसीएल में आपका जो रिस्क है वो ज्यादा है। इन्वेस्टमेंट का अगर आप बोलते हैं तो वहां पर इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी है, बट नॉट एट द करंट प्राइस। सेकेंडरी मार्केट में थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आने दीजिए, तब आप सेकेंडरी मार्केट में उसको खरीदने का सोचे। अभी एक्सपेंसिव हो जाएगा पोस्ट लिस्टिंग। वैसे मैम आपकी ओर से कोई टॉपिक में है क्या आज के लिए, या बता दिए? नहीं है कुछ तो स्टॉक। आज हम JWL को देख सकते हैं। JWL एंड बंसल वायर्स, ये दो स्टॉक्स है मेरे रडार पर। एक सेकेंड, पहले हम JWL को देखते हैं, जो कि कल के सेशन में 322 पर क्लोज हुआ। ब्रिजी जब 350 का पहला टारगेट हिट हुआ था, दैट टाइम ही मैंने बताया था कि आपको ये वापस से 285 280 के आसपास मिल जाएगा, वहां पर खरीद लीजिएगा। होप कि बोनस जो व्यू करते हैं, बोनस के जो शो को देखते हैं, उन्होंने वैसा किया होगा, क्योंकि पिछले सेशन में पिछले हफ्ते में ये 285 के पास आया, एंड फ्रॉम देयर वापस से 320 325 निकल गया। तो जो लोग ध्यान से देख रहे हैं, दे मस्ट बी मेकिंग सम गुड पॉइंट्स, बता जरूर दीजिएगा। आज की मार्केट में वापस से आपको ये JWL मोस्ट लाइकली है 310 से 325 की रेंज में दिख जाएगा, एंड दैट इज अ फ्रेश बाइंग जोन। अगर आपने पुराना 285 के पास भी बाइंग नहीं किया, यहाँ पर एक बार फिर से अटेम्प्ट कर सकते हैं, जिसमें कि स्टॉप लॉस आपका थोड़ा डीपर रहेगा। 250 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें, एंड कम से कम जो टारगेट की एक्सपेक्टेशन नाउ अब जो यहाँ से आएगी वो 380 फर्स्ट टारगेट, एंड दूसरा लगभग 420 420 का एक दूसरा टारगेट आप वहां पर देख सकते हैं। तो JWL इज फर्स्ट पिक। दूसरा आज हम देख सकते हैं एक बॉटम आइंग अपॉर्चुनिटी बंसल वायर में। जस्ट अ मिनट। ओके, देखिए बंसल वायर अभी 304 पर पिछले सेशन में क्लोज हुआ है। वेरी लाइकली है कि आपको आज की डेट में आपको 295 और 310 के अंदर मिलेगा, बहुत लाइकली है। ये रेंज खरीदने लायक है किनके लिए, जो इसमें कम से कम 335 रुपए का पहला टारगेट एंड दूसरा टारगेट क्लोज टू 370 का एक्सपेक्टेशन के साथ इसमें आना चाहते हैं, विद अ स्टॉप लॉस एट 265। सो बंसल वायर को आज एक बॉटम बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह देख सकते हैं। स्विंग ट्रेड करिए इसमें, और अगर आप एक इन्वेस्टमेंट के दायरा लेकर चल रहे हैं तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट भी इसमें देखी जा सकती है। तो दो स्टॉक पिक्स है आज मेरी तरफ से, JWL एंड बंसल वायर्स। जी बिल्कुल, दो स्टॉक से रिकमेंड किए जा रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आप लोग देखकर चल सकते हैं। मैम कुछ खबरें भी आई हैं, तो कोशिश होगी कि समय हो चुका है, हालांकि एक खबर लूंगा CG पावर को लेकर। अमेरिका में डेटा सेंटर प्रोजेक्ट्स के लिए बड़ा ऑर्डर मिला है, 900 करोड़ का ऑर्डर है। कैसे देखते हैं, क्योंकि ग्लोबल डेटा सेंटर सेक्टर में देखा जाए तो कंपनी की दमदार एंट्री भी हो रही है। कंपनी का अब तक का सबसे बड़ा सिंगल ऑर्डर है। अगर पिछले एक महीने में देखा जाए तो इसका शेयर जो है लगभग 16.5% गिर चुका है, 560 के करीब 61 के करीब का भाव पर क्लोजिंग है। क्या राय रहेगी इसको लेकर आपकी? अभी नहीं करें ना, देखिए अचीवमेंट तो बड़ी है, लेकिन करंट मार्केट सिनेरियो में मुझे इसकी जो करंट फाइनेंशियल अगर मैं इसको देखूं तो एक्सपेंसिव है, सेक्टर से लगभग 3 गुना महंगा है। तो वही एक सबसे बड़ा रीजन होगा जिसकी वजह से इसमें एक प्रॉफिट बुकिंग और भी एक्सपीरियंस होगी। दूसरा, ऑर्डर इसको अमेरिका से मिला है, तो वहां पर जो वल्नरेबिलिटी है, ऐसी कंपनी जो कि अच्छा खासा अपने बिजनेस के लिए, अभी तक ये कंपनी 90% बिजनेस सिर्फ इंडियन मार्केट से एक्वायर करती थी, लेकिन एक्सपेंशन के तौर पर अगर हम इसको देखें तो अच्छी बात है। बट करंट कंडीशन के अगर सिनेरियो से मैच करके देखें तो थोड़ा सा एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर डाउट लगता है मुझे, क्योंकि अगर इनके वापस से कुछ नए पैक्ट्स बनते हैं, सैंक्शंस आ गए, तो फिर प्रॉब्लम जाएगी। बट अगर मान के चले कि वो नहीं भी होता है, तो भी इस कंडीशन में जो करंट इसका फाइनेंशियल्स है, फंडामेंटल्स है, वो थोड़े से एक्सपेंसिव लगते हैं एट करंट प्राइस। तो मेरे हिसाब से अभी CG पावर जो है 561 के आसपास आया है। बी रेडी, आपको 1 या 2 दिन के अंदर न्यूज इंपैक्ट से अगर थोड़ा सा गैप अप हो भी जाता है, डोंट गेट फोमो में मत आइएगा। बहुत लाइकली होगा ब्रिजी के वापस आपको 330 से 345 इस रेंज में मिलेगा।
मिल जाएगा बहुत आसानी से। सो वेट करिए ताकि आपको एक अच्छी एंट्री मिले, देन यू कैन होल्ड फॉर द टारगेट्स ऑफ 610 टू 700। तो बाइंग अच्छी करने की कोशिश करिए। जी बिल्कुल, बाइंग अच्छे लेवल पर करना बहुत ज़रूरी हो जाता है फायदे के लिए, ये मैम का भी कहना है। सीजी पावर पर उसके अकॉर्डिंग आप लोग देखकर चल सकते हैं। समय भी हो चुका है मैम, डिस्क्लेमर दे दीजिए आपकी ओर से। देखिए, बहुत सारे स्टॉक्स डिस्कशन में आए हैं बजट के दौरान वाले, ओवरऑल मार्केट, ये सब चीजें, और जो भी स्टॉक्स हमने यहाँ पर रिकमेंड किए हैं, सिमिलर व्यू हमारे मेंबर्स के साथ भी शेयर हो सकता है। सो दैट्स अ डिस्क्लोजर। एज फार एज इज माय पर्सनल पोर्टफोलियो, तो मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में इनमें से कोई भी ऐसा स्टॉक नहीं था जो आज रिकमेंडेशन के तौर पर मैंने दिया है। बाकी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। बजट आ रहा है, बजट ओरिएंटेड होकर के स्टॉक्स में एंट्री ना बनाए, इन्वेस्टमेंट को ध्यान में रखते हुए बनाए, तो आप अपने कैपिटल भी प्रोटेक्ट कर लेंगे और रिटर्न भी पा पाएंगे। मैम हम लोग यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं, उससे पहले दर्शकों को बता दें, एक बड़ी खबर आ रही है। सिल्वर ने एमसीएक्स पर 3 लाख रुपए का लेवल जो था, साइकोलॉजिकल लेवल, वो टच कर लिया है। जबरदस्त तेजी हम लोग देख रहे हैं। इसका इम्पैक्ट आज हिंदुस्तान जिंक पर भी देखने को मिलेगा। उस शेयर में अच्छे खासी मूवमेंट देखने को मिलेगी जब मार्केट ओपन होगा। लेकिन दर्शकों को बता दें, सिल्वर ने ऑल टाइम हाई लगाया है, 3 लाख का लेवल टच कर लिया एमसीएक्स घरेलू बाजार पर। 9:30 बजे आप लोगों से मुलाकात होगी, कमोडिटी पर भी बातचीत होगी। बहुत बहुत शुक्रिया मैम आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। एक आखिरी व्यू दे दीजिए हिंदुस्तान जिंक को लेकर, आपकी क्या राय है? जिस तरह से हम लोग सिल्वर में रैली देख रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है हिंदुस्तान जिंक का मुनाफा बढ़ रहा है, जिसके वजह से मेटल सेक्टर में ओवरऑल देखा जाए अच्छा खासा बुलिश ट्रेंड नजर आ रहा है। आपकी क्या राय है हिंदुस्तान जिंक को लेकर? हिंदुस्तान जिंक अगर आप आज खरीद रहे हो तो 2026 और आधा 27 होल्ड करिएगा, ताकि इसकी जो बड़ी मूवमेंट होने वाली है, मैं पहले से बोल रही हूँ बार बार कि इसमें बड़े टारगेट्स है, 1 साल से 1.5 साल ये रैली और चलेगी। तो आज 640 के आसपास है, मोस्ट लाइकली आज के मार्केट में 750 और लगभग 850 रुपए का सेकंड टारगेट आज से लेने वालों के लिए 2026 के एंड होते होते तक ये बनते हैं। लेकिन एक्सपोजर कम रखो, क्योंकि ये समझना आपके लिए बहुत जरूरी है दैट कि ये स्टॉक इस कुछ नवंबर से अभी तक 35% चल चुका है, एंड मैंने ये स्टॉक आपको 2 बार रेकमेंड किया है। लेकिन यहाँ अब आपको एक्सपोजर कम रख करके बड़ी रेंज को ट्रेड करने का मौका मिल रहा है। सो स्टे इन्वेस्टेड, अगर आप हो, नहीं हो तो आ जाओ। मैं मेटल्स में आई एम ओवर मेरा जो पर्सनल पोर्टफोलियो है, आप इसको मेटल पोर्टफोलियो आज के डेट में बोल सकते हैं। यस, सो मेटल्स में वो मजबूती आगे भी रहेगी ब्रिजी, और ये इट्स नॉट लाइक कि हवा चल रही है, नो, इट इज सप्लाई साइड डिस्ट्रप्शन है, डिमांड साइड बहुत ज्यादा डिमांड है। तो वो सारी चीजों के कॉम्बिनेशन में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप मेटल्स में थोड़ा बहुत अगर ओवरवेट होते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन नजरिया रखिए लंबा। और अगर आज की डेट्स पे जो खरीद रहे हैं, अगर आपको 10 से 15% का टिप मिले तो उसको नॉर्मल समझिएगा। इस स्टॉक के लिए ये नॉर्मल रहेगा, आप वहां पर थोड़ा बहुत एडिशन करिए। डिस्क्लेमर वापस लेना पड़ेगा मैम शॉर्ट में दे दीजिए। जी, ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट है सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। बाकी मेरे पोर्टफोलियो में ऐसे कोई स्टॉक नहीं है, मैं अलग तरीके से मेटल्स में हूं ताकि कोई कॉन्फ्लिक्ट हो ही ना। एंड ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, समझते हुए काम करिए एंड अपॉर्चुनिटीज को टाइम से एनकैश करने की कोशिश भी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मैम आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। प्रतिभूति बाजार में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।